नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी। एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी आज एक ही बदौलत में जी रहा हूँ। सबसे पहले तो एक ग्लोबल लॉकडाउन ग्रुप इंडिया का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सारा लॉकडाउन का समय इस ग्रुप के साथ में मेरा गुजरा है। मेरी सोब्राइटी में, रिकवरी में काफ़ी मदद इस ग्रुप की वजह से मुझे हुई है दोस्तों। और मैं उनका आज आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे स्टेप 4 पर मेरे अनुभव बांटने के लिए मुझे आज मौका दिया है। दोस्तों, स्टेप 4 मेड अ सर्चिंग एंड फियरलेस मोरल इन्वेंट्री ऑफ आवर सेल्फ्स। हमने अपने आत्मजीवन की खोज खोज कर और निर्भयता पूर्वक छानबीन की। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में एक रॉक बॉटम अल्कोहलिज्म झेलकर ही मैं आया था। और जब ये में आया था तो मेरे सामने में सबसे बड़ी अगर कोई चुनौती थी तो वो यही थी दोस्तों कि मैं शराब से दूर हो जाऊं। बहुत ही खराब परिस्थितियों में मैं ए में आया था। चौबीसों घंटे का शराबी जीवन था और जीवन का हर फ्रंट कहीं तो भी अस्त व्यस्त कर कर मैं आया था। ऐसे हालात थे कि अब मरता या तब मरता। और ऐसे में अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज एक अल्कोहलिक दोस्त की वजह से मिला जो मेरे ही एरिया में रहते थे। साथ में ही हम मीटिंग में जाना शुरू किए और इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये जो फेलोशिप है, इसने पहले ही दिन से वो जादू मेरे पर किया कि उसके बाद में मुझे वापस दोबारा पीछे पलट कर देखने का मौका नहीं आया। अप एंड डाउन्स कई आए, लेकिन कैसे उन अप एंड डाउन्स को फेस करना, कैसे उससे निकलना, ये इस फेलोशिप ने, इस मीटिंग ने, इन 12 कदमों ने, इनकी मदद के द्वारा ही दोस्तों मैं उनसे निकल पाया और अपनी सोब्राइटी को मैं बराबर रख पाया। ए में आने के बाद में जैसे ही मैंने अल्कोहलिज्म सुना, मुझे मेरी वास्तविकता तो पता चल गई दोस्तों कि मैं एक ऐसा शराबी हूँ कि जो कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, शराब के मामले में पागल हो जाता है। और सही में मैं स्पिरिचुअली बैंकरप्ट हो चुका हूँ। दारू पीने के लिए, दारू पाने के लिए न जाने मैंने क्या क्या किया। झूठ बोलना, टोपी पहनाना, चोरी करना, हर प्रकार का काम मैंने किया जो साफ तौर पे मुझे बताता है कि मैं स्पिरिचुअली पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुका था। स्पिरिचुअल बैंकरप्सी की बहुत ही सरल व्याख्या एक मेंबर ने की थी कि ऐसे ऐसे काम करना कि हम अपनी दुनिया की नज़रों में तो गिरते ही गिरते हैं, हम अपनी नज़रों में भी गिरते हैं। और ऐसे सारे बहुत सारे काम थे कि जिसकी वजह से मैं लोगों की नज़रों में भी गिरा था और अपनी नज़रों में भी गिरा था। और वही चीज़ें दोस्तों मुझे बार बार शराब की तरफ में लेके जा रही है, ये उस वक्त नहीं समझ पाया। ये सारी चीज़ें तो ए में आने के बाद ही समझ में आई। तो अल्कोहलिज्म की वजह से कहीं तो भी मुझे मेरी अपनी वास्तविकता तो पता चल गई कि मैं लिमिट में पीने वाला शराबी नहीं हूँ। और मेरे पास एक ही रास्ता बचा है कि बस एक मार दो टुकड़े मैं करूँ, शराब को पूरी तरीके से एक दिन के आधार पे आज के दिन में बंद कर दूँ, शराब के पहले घूंट से अपने आप को दूर रखूँ। तभी मैं अल्कोहलिज्म नाम की इस बीमारी को अरेस्ट करके रख सकता हूँ। और आप लोगों की संगत से दोस्तों ये पॉसिबल भी हो गया। शुरू से ही मैंने निरंतर मीटिंगें की, हर मीटिंग में अटेंड करता था, फेलोशिप में रहता था। और जिसका नतीजा ही मिला दोस्तों कि कैसे शराब की दूरी मिल गई पता भी नहीं चला। और एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे साथ में हुई कि जब मुझे पता भी नहीं था कि इसको ए में सर्विस कहते हैं, वो सर्विस करने का मुझे मौका मिल गया।
शुरू से ही कैरिंग द मैसेज में सहभागी होना, 12 स्टेपिंग करना, एक होम ग्रुप मैंने बनाया था, तो बहुत जल्दी ही उस होम ग्रुप में मुझे चेयरमैनशिप करने का मौका मिला। लगभग 6-7 महीने ही मुझे सोबराइटी के लिए हुए थे। और ये सारी चीज़ें करते हुए जीवन में जो प्रतिकूल परिस्थितियां थी, बहुत ही खराब परिस्थितियां थी, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, हर हर फ्रंट मेरा अस्त व्यस्त था। और वो कहीं तो भी मुझे परेशानियों में डाल सकता था, लेकिन एक ही सर्विस ने दोस्तों मुझे सोबर रखा। धीरे धीरे मेरी सोबराइटी बढ़ रही थी और कुछ अच्छी चीज़ें भी घटना शुरू हो चुका था, और मुझे लग रहा था कि बहुत सही जा रहा है, सब कुछ ठीक है। और यही तो जिंदगी है, खुद भी शराब से दूर रहो और दूसरे शराबियों की मदद करो। जो काम ए में कर रहा था उससे नाम भी हो रहा था, ए के अंदर भी हो रहा था, ए के बाहर भी हो रहा था। ए में भी लोग तारीफ करते थे, अरे बहुत काम करता है, बहुत एक्टिव है। और ए के बाहर भी देखो, एक जमाने में कितना शराब पीता था और आज लोगों की शराब छुड़वा रहा है। अब उनको नहीं मालूम था कि मैं अपनी खुद की शराब बंद नहीं कर सकता हूँ, तो मैं लोगों की क्या करूँगा। भगवान ने एक मौका दिया है कि भाई मैं एक उपयोगी इंसान बनूं, कि आज मैं दूसरों की भी मदद कर सकता हूँ शराब से दूर रहने के लिए। तो इन्हीं सारी चीज़ों में मुझे लगा कि यही जिंदगी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सफ़र बढ़ रहा था, मैं देख रहा था दोस्तों कि एक अधूरापन तो जिंदगी में लग रहा है। शराब से दूर हूँ, अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है। और दूसरी बात, जो चीज़ें अल्कोहलिज्म में मेरे साथ में पहले होती थी, वही चीज़ें सोबराइटी में भी होते हुए दिख रही है। वही मेरे एटीट्यूड की वजह से लोगों से संबंध खराब हो रहे हैं, ए के बाहर भी हो रहे हैं, ए के अंदर भी हो रहे हैं। और शायद यही वजह थी कि मुझे वो सेटिस्फेक्शन काम करने का नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ मैं ऐसे लोगों को भी देख रहा था कि जो कुछ तो मेरे पहले हुए आए आए हुए थे, कुछ बाद में आए हुए थे, कुछ मेरे साथ में आए हुए थे। और वो लोग किसी न किसी कारण से, अलग अलग कारणों से फिर शराब की तरफ जा रहे थे। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से कहीं तो भी दोस्तों, जो रोज मैं ओल्ड टाइमरों की शेयरिंग में सुनता था कि ये प्रोग्राम शराब बंद करने के बाद में ख़त्म नहीं होता, शराब बंद करने के बाद में ये प्रोग्राम शुरू होता है। धीरे धीरे लिटरेचर पढ़ना मैंने शुरू किया था। पहली बार बिग बुक पढ़ी तो वो उपन्यास स्टाइल में ही पढ़ी थी, तो बहुत सारी चीज़ें याद तो नहीं रही, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें याद रह गई थी। और डेली मीटिंग्स में ओल्ड टाइमरों की शेयरिंग सुनता ही था कि ये 12 कदमों का प्रोग्राम है, शराब बंद होने के बाद में हमको आगे का प्रोग्राम लेना जरूरी है। और ख़ास तौर पे चौथे कदम पे तो बहुत ही स्ट्रेस दिया जाता था कि कैसे मेरी एक लॉन्ग टर्म सोबराइटी के लिए और एक खुशनुमा ज़िंदगी अगर मैं जीना चाहता हूँ, तो उसके लिए चौथा कदम लेना बहुत ज़रूरी है। मगर जब बात आती थी, जब मैं सुनता था कि उसको लिखना पड़ता है, तो पता नहीं कौन सी चीज़ें थी कि अपने आप में रुक जाता था। कहीं तो भी सुनता था कि चौथे कदम की छानबीन एक तो लिखनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद में एक अन्य व्यक्ति के पास में शेयर भी करना पड़ेगा। तो एक डर भी काम करता था। अहंकार और डर का जो तालमेल मैंने चौथे कदम के लेने के पहले मैंने देखा, जैसा कि बुक में भी लिखा है कि हमारा अहंकार रोकता है कि अब क्या आवश्यकता है ये सारी चीजें करने की। ये में तो हम शराब बंद करने के लिए आए हैं, और शराब बंद हो चुकी है। अभी खुद की भी शराब बंद हो चुकी है और दूसरों की भी छुड़वा रहे। और दूसरा डर काम करता था कि यार, अगर ये मैंने लिखा, तो जो चीजें मैं आज तक दुनिया की नजरों में नहीं ला पाया, वो अगर आ गई तो फिर क्या होगा।
और इन दोनों चीजों की वजह से ही एक तरफ तो अहंकार रोक रहा है, दूसरा डर रोक रहा है। मैं इस चौथे कदम से कुछ साल भागते ही रहा। लगभग 3-4 साल निकल गए। तब तक एए में काफी सर्विस मैंने कर ली, शादी भी हो गई थी। मगर मैरिड लाइफ शुरुआत में उतनी अच्छी नहीं थी, और आज मैं मानता हूँ कि उसमें मेरा ज़्यादा दोष था। मेरा एटीट्यूड जो था वो कहीं तो भी उसके लिए बहुत कारणीभूत था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी मैं पंगे ले रहा था। काम तो मैं कर रहा था, लेकिन काम करने का जो तरीका था, जो बात करने का जो तरीका था, वो कहीं तो भी आज महसूस होता है कि वो एक ही सर्विस के हिसाब से नहीं था। ग्रुप में डिफरेंसेस, फेलोशिप में डिफरेंसेस, ओल्ड टाइमरों से तू मैं, ओल्ड न्यू कमर से किसी भी तरीके से बात कर लेना, और यही स्वभाव घर में था, काम धंधे पर था। तो जैसे परेशान मुझसे अल्कोहलिज्म में लोग थे, वैसे ही मेरी सोब्राइटी में भी लोग परेशान थे। और जब लोग मेरे से परेशान है तो मैं कैसे खुश रहने वाला हूँ। जैसा मैंने बताया कि काम अच्छा कर रहा हूँ, शराब से दूर हूँ, लेकिन अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो इन सारी ही चीजों ने आखिरकार दोस्तों मुझे इस प्रोग्राम पर लाने के लिए मजबूर किया। और काफी कुछ मैं ओल्ड टाइमरों की शेयरिंग से ये बात समझ चुका था कि ये काम अकेले का काम नहीं है। स्पॉन्सर मुझे लेना जरूरी है, और मैं स्टेप वर्क भी करना चाहता हूँ। तो बगैर स्पॉन्सर के ये काम मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं हो सकता। आज मैं अपने स्पॉन्सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। आज मैं जो कुछ भी अपने आप के बारे में जानता हूँ, एक अच्छी खुशनुमा जिंदगी में जी रहा हूँ, तो इसमें मेरे स्पॉन्सर का बड़ा रोल है। मैंने लगभग 3-4 साल के बाद अपना स्पॉन्सर चुना। इनिशियल स्पॉन्सर पहले थे, लेकिन खास तौर पे स्टेप वर्क के लिए मैंने एक ओल्ड टाइमर को मैंने चुना। उनको देखकर ही ऐसा लगता था कि इस व्यक्ति ने प्रोग्राम प्रैक्टिस किया है। उनके शेयरिंग के माध्यम से, उनके व्यवहार के माध्यम से, उनके चेहरे पर की खुशी के माध्यम से। और दोस्तों, उनके साथ में मैंने कहीं तो भी ये प्रोग्राम चौथे कदम का जो है वो लेना शुरू किया। समय समय पे उन्होंने मेरी मदद की, मुझे समझाया। उन्होंने अपने दोनों अनुभव मेरे सामने में रखे। कहीं भी उन्होंने मुझे ये फोर्स नहीं किया कि उनके रास्ते से ही मुझे जाना पड़ेगा। वो एक मार्गदर्शक थे, और मार्गदर्शक की ही हैसियत से वो बने रहे। दोनों ऑप्शन उन्होंने मुझे दिया कि तुम, जैसा कि हम स्टोरी टाइप अपनी इन्वेंट्री लेते थे, उस तरीके से भी तुम जा सकते हो। और दूसरा, अभी जो चार्ट सिस्टम आया है, जिसमें इन्वेंट्री के चार्ट बनाए गए हैं, रिजेंटमेंट की, फियर की, सेक्स इन्वेंट्री, हार्म डन्स टू अदर्स, ऐसे 4 जो चार्ट बनाए गए हैं इन्वेंट्री के, आप उसके माध्यम से भी अपनी इन्वेंट्री ले सकते हो। एक ए मेंबर थे, वो नेट पर काफ़ी रहते थे सक्रिय, तो उन्होंने मुझे वो सब निकाल कर दिया। और दोस्तों, मैंने जो इन्वेंट्री के चार्ट थे उसके माध्यम से अपनी इन्वेंट्री लेने का मामला चुना। और बस दोस्तों, भगवान की प्रार्थना करके जब मैंने ये काम शुरू किया, क्योंकि उसकी मेरे सोब्राइटी के लिए, मेरी सेरेनिटी के लिए कितनी आवश्यकता है, इस बात को मैं समझ पा रहा था। जो हाल मैंने और अन्य लोगों के देखे थे कि वो सोबर है, कुछ तो अच्छी सर्विस दे रहे थे, उसके बावजूद दोस्तों कहीं तो भी वो अलग अलग कारणों से शराब की तरफ में जा चुके थे। या फिर कुछ लोग शराब तो नहीं पी रहे थे, लेकिन कई प्रकार की तमाम तकलीफों में वो फंसे हुए थे, जो सीधे सीधे पर्सनैलिटी प्रॉब्लम से ही जुड़ी हुई थी। वैसे ही बिग बुक में जब मैंने पढ़ा कि मेरी जो बीमारी है वो सिर्फ मानसिक और शारीरिक ही नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल डिजीज है, स्पिरिचुअल सिकनेस है। और इसीलिए जब तक मैं अपनी उस स्पिरिचुअल मेलेडी पे काम नहीं करूंगा, तो मैं मानसिक और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं हो पाऊंगा।
और शायद यही कारण था कि मैं शराब से तो दूर हो चुका था, लेकिन मानसिक रूप से और इमोशनली रूप से मैं अपने आप को स्वस्थ नहीं पा रहा था। एक समाधान जो मिलना चाहिए, एक खुशी जो मिलनी चाहिए, वो मुझे नहीं मिल पा रही थी, जिसका सीधा कारण था कि मेरी अंदर से सफाई होनी बाकी थी। अंदर कुछ ऐसे तत्व थे जो मेरी इस सुख शांति को ब्लॉक कर रहे थे, लोगों से अच्छे संबंधों में कहीं तो भी रिकॉर्ड बनने का काम कर रहे थे। और इसीलिए मेरे लिए ये चौथे कदम की जो छानबीन थी, वो करना बहुत जरूरी हो चुका था, यदि मैं सोबर रहना चाहता हूँ और यदि एक चित्त शांति, एक मन शांति भरा जीवन अगर मैं जीना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों मुझे रिजेंटमेंट पर ही अपने इन्वेंट्री लेने के लिए कहा गया, चार्ट के हिसाब से। और मुझे भी लगा कि इसको पहले नंबर पे ही रखना चाहिए। वैसे भी रिजेंटमेंट को नंबर 1 ऑफेंडर कहा गया है। कई तमाम प्रकार के जो सेल्फ है, यानी जो मैंपन है मेरा, अलग अलग तरीके से ये मैंपन मेरा मेरे व्यवहारों में, मेरे विचारों में दिखते रहता है दोस्तों। बिग बुक चैप्टर 5 में उन्हीं में से जो कुछ खास मेरे मैं को, मेरे मैंपन को दर्शाने वाले जो तत्व है, जिसमें कि रिजेंटमेंट है, फियर है, सेक्स इन्वेंट्री है, इनको इन्वेंट्री के लिए रखा गया है। बाकी और भी तरीके हो सकते हैं अपने मैंपन को खोजने के लिए, लेकिन जब इनसे भी मैं अगर इन पर भी मैं काम करता हूँ तो मेरा अपना असली चरित्र सामने में आता है दोस्तों। तो मैंने देखा दोस्तों कि कितना रिजेंटफुल हूँ मैं, कैसे लोगों से मैं खुन्नस पालता हूँ, कैसे लोगों से मैं नाराजगी और गुस्से से भरा हुआ हूँ। जब मैंने लिखना शुरू किया कॉलम वाइज, तो मैंने देखा दोस्तों कि ये करीब करीब आंकड़ा 250-300 लोगों का पहुंच चुका है, कि जिनसे मैं छोटी मोटी नाराजगी हो, गुस्सा हो, या कुछ लोगों के प्रति बहुत ही जबरदस्त खुन्नस पाल रहा हूँ। और जब मैं इतने लोगों से अपने मन में ऐसी निगेटिव फीलिंग्स रख रहा हूँ, तो मैं कैसे अपने आप को खुश रख सकता हूँ। घर से निकलते ही या फिर घर के अंदर ही जब ये चीजें चालू हो जाती है, लोगों के प्रति नाराजगी, गुस्सा या खुन्नस या गुस्सा, तो मेरे जैसा आदमी कहीं भी खुश नहीं रह सकता। रिसेंटमेंट बोला ही गया है कि वही एक विचार बार 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 लौट कर आता है और हमको परेशान करते रहता है। तो जैसा बिग बुक चैप्टर 5 में भी लिखा है दोस्तों कि हमने अपनी जिंदगी के हसीन पल इस खुन्नस की वजह से गवा दिए, और बदले में हमको कुछ भी मिलता नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये बात बहुत अच्छे तरीके से मेरे स्पॉन्सर ने समझाई कि बात जब इन्वेंट्री की आती है तो मुझे दूसरों की नहीं लेनी है, मुझे अपनी इन्वेंट्री लेनी है। और चौथे कदम की छानबीन के मामले में ये बिल्कुल साफ साफ तत्व है कि इन्वेंट्री हमको अपनी लेनी है, दूसरों की नहीं लेनी है। रिसेंटमेंट के भी मामले में मैं लिस्ट बनाता हूँ, नाम लिखता हूँ, क्या कारण थे कि उस व्यक्ति से गुस्सा है, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन अंत में मैं कहाँ दोषी था, मैं कहाँ गलत था, ये मुझे लिखना ही पड़ता है, अपनी छानबीन करनी ही पड़ती है। क्योंकि यदि मैं, एक तो पहले ही मेरा ब्लेमिंग नेचर है, अपनी सारी जो भी जिंदगी में कम ज्यादापन है, तो उसका सारा दोष मैं दूसरों पर ही मरने वाला व्यक्ति था। अलग अलग कारणों से, अलग अलग तरीकों से अपनी जिंदगी का सारा जो फेल्यूर था, मैं लोगों के माथे पे चिपकाते रहा, लेकिन मैं कहाँ गलत था इसकी कभी छानबीन ही नहीं की थी। ए ने एक मौका दिया दोस्तों कि मैं अपनी आज गलतियों को सुधार सकता हूँ। और सही में दोस्तों, तमाम प्रकार के जितने भी रिजेंटमेंट है, खुन्नस, गुस्सा, नाराजगी है, 100% ए में उसका इलाज है। आज मैं खुद उसका उदाहरण हूँ, आज मैंने खुद उसको अनुभव किया है। लेकिन उसका तरीका एक ही है कि मैं अपनी छानबीन करूं। जैसे जब तक मैं लोगों की छानबीन करते रहूंगा, लोगों के ही बारे में सोचते रहूंगा, उनके प्रति मेरा खुन्नस, गुस्सा बढ़ते ही जाएगा। लेकिन जैसे ही उंगली मेरी तरफ में उठती है, मैं अपनी छानबीन करता हूँ कि चाहे लोग गलत होंगे, लेकिन मैं कहाँ गलत था,
तो मैं देखता हूँ दोस्तों कि मेरा वो ब्लेमिंग नेचर निकल जाता है। इस चौथे कदम के तहत जो खुन्नस की इन्वेंट्री मैंने ली, आज दोस्तों मैं बोल सकता हूँ कि मेरे मन में कभी कभी थोड़ा बहुत गुस्सा आज आ जाता है, कभी नाराजगी भी आ जाती है, लेकिन खुन्नस पैदा नहीं होती। क्योंकि मैं उन मेरे बर्बाद हुए कई सालों को याद करता हूँ कि कैसे उन खुन्नस की वजह से मैंने अपने आप को शराब की तरफ में बार बार धकेला। कैसे मेरे कई हसीन जो लम्हे थे, समय था, वो मैंने खराब किया हूँ। तो चौथे कदम में जब मैंने अपनी रिजेंटमेंट की इन्वेंट्री ली, 250-300 लोगों के जब नाम उसमें लिखे, चाहे वो मेरे घर परिवार के हो, काम धंधे पर के हो, रिश्तेदार हो, और अब ए में आ चुका तो ए के भी लोग थे उसमें। एक नाम मेरे स्पॉन्सर का भी था उसमें। स्पॉन्सर से भी कहीं तो भी मैं चिढ़ा हुआ था कुछ चीजों की वजह से। तो ये सारी चीजें करने के बाद में जब मैंने अपनी इन्वेंट्री ली तो मैंने पाया कि उन लोगों से ज्यादा सबसे ज्यादा गलत मैं हूँ। मेरा जो सोचने का तरीका है, मेरा जो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, मेरा जो डिमांडिंग नेचर है कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होना चाहिए, लोग मेरे हिसाब से चले, परिस्थितियां मेरे अनुकूल रहे, तो ये उसके लिए सबसे ज्यादा कारणीभूत था। और यकीन मानिए दोस्तों, इस चौथे कदम की रिजेंटमेंट पर इन्वेंट्री जब मैंने खत्म की, तो स्पॉन्सर से चर्चा करने के पहले ही बहुत सारे लोगों के प्रति मेरे मन में जो खुन्नस और गुस्से के भाव थे, वो ऐसे ही साफ हो गए। मैं अपने आप पे ही हंसने लगा कि क्या आदमी हूँ यार, मैं छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों से गुस्सा पाल रहा हूँ, खुन्नस पाल रहा हूँ। कोई कारण नहीं है, बेमतलब के कारण है, और बिना वजह मैं लोगों से चिढ़ रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा हुआ दोस्तों। इन्वेंट्री के बारे में हम बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारा व्यक्तिगत मामला होता है, लेकिन कुछ चीज़ें शेयर की जा सकती है जो और लोगों को भी मदद करती है। तो जैसे रिजेंटमेंट में मेरे पिताजी के प्रति मेरा बहुत रिजेंटमेंट था। वो भी शराबी थे, और मुझे लगता था कि भाई मेरे जिंदगी में जो कुछ भी कम ज़्यादा हुआ है उसमें मेरे पिताजी का शराबीपन बहुत कारणीभूत रहा। तो गजब की खुन्नस उनके प्रति थी। लेकिन इस इन्वेंट्री लेने के बाद में कहीं तो भी मेरे एटीट्यूड में बदलाव आया। जैसा बिग बुक चैप्टर 5 में भी लिखा है कि भाई जैसे हम अपने आप को बीमार समझते हैं, तो वैसे ही बाकी के लोग भी आध्यात्मिक तरीके से बीमार हो सकते हैं। और इस एक विचार ने दोस्तों मेरे पिताजी के प्रति मेरे मन में जो खुन्नस के भाव थे वो पूरी तरीके से गला दिए। और मेरे सोबर रहते हुए ही ए में आने के बाद में फिर उनकी डेथ हुई और वो सोबर मरे। मैं उनके मरने के पहले उनकी सेवा कर पाया, पवित्र मन से और निस्वार्थ भावना से, बगैर किसी नाराजगी और खुन्नस के। तो उसके पीछे में ये जो चौथे कदम की इन्वेंट्री थी, उसका बहुत बड़ा रोल था। मैंने स्वीकार कर लिया दोस्तों कि जैसे मैं बीमार व्यक्ति हूँ तो मेरे पिताजी भी बीमार व्यक्ति थे। तो जैसे मैं लोगों से ट्रीटमेंट चाहता हूँ कि लोग मुझे सहन करें, माफ करें, तो यही ट्रीटमेंट मैंने और लोगों को भी देना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा मेरी जिंदगी में हुआ। और सिर्फ मेरे पिताजी नहीं, और भी अन्य कई लोग थे जिनके प्रति मैं नाराज था, मन में गुस्सा था, खुन्नस थी। लेकिन जैसे ही मैंने चौथे कदम की छानबीन की और दोस्तों अपनी इन्वेंट्री ली कि मैं कहाँ गलत था, तो दोस्तों इसका बहुत फायदा मुझे आज हुआ। तो चौथा कदम तो एक शुरुआत है दोस्तों, कि अपने आप को जानने की, कहाँ कहाँ फ्लैव्स है हमारी पर्सनालिटी के, स्वभाव के दोष क्या है, चरित्र की कमजोरियाँ क्या है। और फिर उसके बाद में तो निरंतर हमको इस पर काम करते रहना पड़ता है। 10वें कदम के तहत हमको आज रोज की रोज अपनी छानबीन करनी पड़ती है कि रिजेंटमेंट फिर पैदा हुए हैं क्या, किसी से बहुत ज्यादा गुस्सा नाराजगी आ रही है क्या। तो फिर वही तरीका है, अपने आप की इन्वेंट्री लो, माफ करो, माफी मांगो, आगे बढ़ो। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा दोस्तों चौथे कदम की रिजेंटमेंट इन्वेंट्री से हमको होता है कि एक जो आध्यात्मिक बंधन में हम बंधे हुए रहते हैं, वो बंधन कहीं तो भी टूटते हैं। अंदर से हमको ऐसा लगता है कि हम फ्री हो रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं। वैसे ही एक दूसरी इन्वेंट्री थी दोस्तों फियर की। कई प्रकार के अनगिनत भय से, डरों से मैं भरा हुआ था। जब ए में आया था तो डर था कि भाई शराब बंद होंगी क्या, नहीं होंगी, क्योंकि अगर दारू बंद नहीं हुई तो मरना तय है।
हाथ पांव कांपना, चक्कर आकर गिरना, हाथ पांव टेढ़े हो जाना। तो आखिरी दिनों में तो मैं कांस्टेंट फियर में था और लगता ही नहीं था कि यार शराब बंद हो सकती है। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जैसे ही मैंने अपने आप को सरेंडर किया, नास्तिक किस्म का इंसान था, भगवान की संकल्पना एकदम से स्वीकार नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ मुझे यही कहा गया, भाई आते रहो, धीरे धीरे एक बदलाव आएगा, आप सारी चीजें समझ पाओगे, सिर्फ जल्दबाजी मत कीजिए, गड़बड़ मत कीजिए। और एक बहुत ही खूबसूरत संकल्पना अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मेरे सामने में रख दी थी, हायर पावर की कंसेप्ट, एक उच्च शक्ति की संकल्पना। तो इसने मेरा आगे का रास्ता बहुत आसान कर दिया कि भाई अगर तुम किसी पर्टिकुलर गॉड को नहीं मानते हो तो हायर पावर को ही मान लो। तो दोस्तों, एक हायर पावर की संकल्पना जो ए ने मुझे दी थी, तो उससे मेरा आगे का रास्ता बड़ा आसान हो गया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस को ही मैंने, इस फेलोशिप को ही सबसे पहले मैंने अपना हायर पावर माना। और जैसे ही मैंने अपने आप को पूरी तरीके से ए में समर्पित कर दिया, ए की मीटिंग्स के प्रति, ए के प्रोग्राम्स के प्रति, तो मुझे रिजल्ट मिल गया। कैसे शराब से मैं दूर हो गया पता भी नहीं चला। तो यही कॉन्सेप्ट मुझे ओल्ड टाइमरों ने आगे भी बढ़ाने को कहा कि जैसे तुम्हारी शराब की समस्या दूर हो सकती है, तो वैसे ही तुम्हारे जीवन के जो अन्य प्रॉब्लम है वो भी दूर हो सकते हैं। कुछ कर्जे थे, मेरी शादी नहीं हुई थी ए में जब मैं आया था, मेरा काम धंधा पूरा खराब हो चुका था, एक अच्छे व्यवसाय में हूँ, उसका गुडविल पूरा खराब करके मैं आया था। एक सोशल बॉयकॉट झेल रहा था मैं। 2003 में मैं मरते मरते बचा और 11 महीने मैं बेड पे रहा था। लेकिन इतने लंबे अरसे तक बेड पे रहने के बाद भी जब मैं दुरुस्त हुआ, काम धंधे पे लौटा, फिर दोबारा जिंदगी में शराब आई। और जिसकी वजह से दोस्तों मैंने लोगों की नज़रों में नफरत देखी, एक प्रकार का बहिष्कार बाद में मैं झेल रहा था। तो ये सारी जो खराब परिस्थितियां थी, तो भविष्य की चिंता तो बिल्कुल थी ही थी। कैसे होगा, दारू बंद होगी या नहीं होगी, काम धंधा ठीक होगा या नहीं होगा, कर्जे है लोगों की चुकता हो गए या नहीं होगे, शादी नहीं हुई है शादी होगी या नहीं होगी, लोग अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। तो ये तमाम प्रकार के डर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब मैं आया तब थे मेरे साथ में। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रति अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया, ओल्ड टाइमरों ने बताया कि भाई जैसे तुम शराब के मामले में अपने आप को ए को सौंप रहे हो, तो अब तो शराब तो बंद हो चुकी है, तो वैसे ही अपनी जिंदगी की जो बाकी समस्या है वो भी उस उच्च शक्ति को सौंप दो। और बस उसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। कुछ चीजें हम मजबूरी में करते हैं, एक के कई कदम भी हमको मजबूरी में लेने पड़ते हैं। तो तीसरा कदम भी एक मजबूरी ही थी दोस्तों, मजबूरी से ही मुझे लेना पड़ा। और दोस्तों मिरेकल्स हुए, कई तो भी पीस ऑफ माइंड बढ़ा, अंदर का तनाव कम हुआ और मैं रिलैक्स होने लगा। तो एक चाबी तो मिल गई कि भाई अगर भय है, जिंदगी में फियर्स फेस कर रहा हूं, तो उसका इलाज एक ही है, फेथ, श्रद्धा रखना पड़ेगा। मेरी समझ का जो ईश्वर है उस पर श्रद्धा रखो। मुझे कोई यहाँ बंधन नहीं था कि इसे मानो या उसे मानो। और जैसा कि शुरुआत में मुझे एक उच्च शक्ति की भी संकल्पना का सहारा मिल चुका था, तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा इलाज था दोस्तों, अपने भय से अपने आप को दूर करने का। तो ये भय की इन्वेंट्री में जब मैंने अपने सोबराइटी में मैंने भय जब काउंट किए, तो उसका भी इलाज मुझे एक ही मिला कि अपने तरीके से अपनी जिंदगी को चलाने की बजाय, अगर मैं, मेरी समझ का जो भी ईश्वर है उसके हिसाब से अगर मैं चलने देता हूँ, तो मैं ज़्यादा रिलैक्स महसूस करता हूँ। और इनिशियल सोबराइटी में इन छोटी छोटी चीज़ों का, तत्वों का बहुत फायदा हुआ दोस्तों। जो मेरी ज़िंदगी की समस्याएं मुझे परेशान कर सकती थी, डिस्टर्ब रखती थी, फिर दोबारा कभी भी मेरी सोबराइटी को लील सकती थी, लेकिन इस थर्ड स्टेप की वजह से एक हायर पावर की कंसेप्ट, या जो भी मेरी समझ का ईश्वर है, इसकी जो संकल्पना है, इसने तमाम प्रकार के जो डर मेरी जिंदगी में काम करते थे वो सब खत्म कर दिए। कुछ डर मेरे अपने कर्मों के भी थे। तो चौथे कदम की इन्वेंट्री में वो सारे डर मैंने जब जमीन पर उतारे, अपने पेपर पर उतारे,
तो उनको पढ़ने के बाद में भी वो डर कहीं तो भी खत्म हुए। स्पॉन्सर मार्गदर्शन करते थे कि घबराओ मत, तुम कोई पहले इंसान नहीं हो, ये सारे कर्मकांड तुम कर कर आए हो, तुम्हारे पहले भी बहुत सारे लोगों ने ये सब कुछ करके आए हैं, तो घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। स्पॉन्सर चर्चा करते वक्त अपने भी कुछ उदाहरण पेश कर देते थे, जिससे और हिम्मत मिल जाती थी कि नहीं यार, मैं कोई अकेला नहीं हूँ, कि मैं अकेला ही ये सारे कर्मकांड कर कर आया हूँ। तो स्पॉन्सर की भी भूमिका दोस्तों इस चौथे कदम को लेते वक्त बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारी आध्यात्मिक प्रगति का जो रास्ता है वो अकेले तो तय हो नहीं सकता दोस्तों। आज मैं अपने अनुभव के माध्यम से ये बोल सकता हूँ, एक साथी इसमें बहुत जरूरी होता है, और स्पॉन्सर से बेहतर साथी शायद ही कोई हो। ठीक वैसे ही दोस्तों आगे सेक्स इन्वेंट्री के बारे में भी चौथा कदम कहता है, खास तौर पे बिग बुक चैप्टर 5 में लिखा है, और बड़े ही साफ तरीके से बिग बुक चैप्टर 5 में इसमें लिखा है कि हमको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा शायद ही हो कि कोई किसी व्यक्ति को सेक्स की समस्याएं न हो। हर किसी को हम में से सेक्स की समस्याएं हो सकती है, उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये सारी जो समस्या है हम सभी को फेस करनी पड़ती है। तो इसमें घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी छानबीन करूं कि मेरे सेक्स के बारे में विचार कैसे है, मेरे कंडक्ट कैसे थे, क्या मैं डिसऑनेस्ट था, क्या मैं सेल्फिश था, क्या मैं इनकंसिडरेट था। तो ये सारी चीज़ें मुझे छानबीन करने के लिए बोली गई, क्योंकि अगर मैं अपनी हाउस क्लीनिंग करना चाहता हूँ तो ये हाउस क्लीनिंग पूरी तरीके से होनी चाहिए। ये जो घर की सफाई है वो अंदर से पूरी तरीके से होनी चाहिए। अपने आप को प्यूरिफाई करना, अंदर का सारा जो कचरा है उसको बाहर निकालना, तो मुझे हर चीज पे काम करना ही पड़ेगा। और मैं इन चीजों को तब तक समझ नहीं सकता जब तक मैं अपनी छानबीन ही नहीं करूंगा। और ये कहने में कोई गुरेज नहीं है दोस्तों कि बिल्कुल ये प्रॉब्लम मेरे भी थे। मैं भी कहीं तो भी जब ये में अल्कोहलिज्म में जब मैं रहा तो मैं अनमैरिड था, यंग था, और इसीलिए इसको स्वीकार करने में कोई हिचक ही नहीं है कि मेरे अल्कोहलिज्म को बढ़ाने में ये जो सेक्स की भावना थी ये बिल्कुल उसमें बिल्कुल बराबर मददगार थी। और मेरे जो भी विचार थे उसके बारे में, या जो भी कंडक्ट थे, वो बिल्कुल एक सही तरीके से जो कंडक्ट होने चाहिए, राइट कंडक्ट जो होने चाहिए वो नहीं थे। लेकिन असली सवाल ये है कि अल्कोहलिज्म में क्या हुआ वो बात अलग है। क्या मैं अपनी सोब्राइटी में भी इन चीज़ों को साथ में लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें कई लोगों की सोब्राइटी को भी खा चुकी है। और मैंने शुरू के दिनों में भी ऐसे लोगों को देखा कि जो मोर सेक्स के चक्कर में या अनैतिक संबंधों के चक्कर में, जो उनका ये एक वीक पॉइंट होने की वजह से उन्होंने कई सालों की सोब्राइटी गंवा चुके थे। तो ऐसा कुछ मेरे साथ में नहीं हुआ, लेकिन इस बात की क्या गारंटी थी कि मेरे साथ में नहीं होगा। अगर ये प्रॉब्लम मेरे साथ में भी है, अगर मेरे विचार उस तरीके के है, तो हो सकता है कि जैसा दूसरों ने अपनी सोब्राइटी या गवाई, तो वो चीज़ें सब मेरे साथ में भी हो सकती थी। और इसीलिए ये इन्वेंट्री लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी दोस्तों। तो मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ में, जैसा कि चौथा कदम ही कहता है कि सर्चिंग एंड फियरलेस, खोज खोज के और निर्भयता पूर्वक, जितनी कोशिश हो सके उतनी कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छे तरीके से खोज खोज कर उन सारी चीज़ों को याद कर 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 अपने कागज़ पे उतारूं। और वो भी निर्भयता पूर्वक, डरने की कोई बात ही नहीं है। स्पॉन्सर हमेशा बोलते थे भाई करने के लिए डर नहीं लगा तो अब लिखने के लिए क्यों डर रहे हो। और जब तीसरे कदम में भगवान के हवाले सब कुछ छोड़ ही दिया है तो डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो सही में दोस्तों, जो सेक्स इन्वेंट्री भी मैंने अपनी ली, उसमें मेरा आज मैं महसूस करता हूँ कि इसमें बहुत फायदा हुआ। भविष्य में होने वाली बहुत सारी गलतियों से हम बच जाते हैं जब हम अपने आप को जानते हैं कि मेरे अंदर के वो जो फ्लैव्स क्या है, मेरे अंदर के वो जो कमजोरियां क्या है। जब ये पता चलती है तो काम करना और आसान हो जाता है। चौथे कदम में जब हम नैतिक जीवन की छानबीन लेते हैं तो उसका मतलब यही है कि मैं अंदर की जो कमजोरियां है उनको तलाश रहा हूँ। आध्यात्मिक प्रोग्राम कहा गया दोस्तों, यानी अपनी आत्मा का अध्ययन करना, कि मैं अपने आप को जानना। और सही में दोस्तों चौथे कदम का रोल एक बहुत बड़ा रोल है अपने आप को जानने के लिए।
चौथे कदम की छानबीन के बाद ही दोस्तों मैं अपने आप को समझ पाया हूँ कि मैं एक ड्वेल पर्सनैलिटी वाला इंसान था, दोहरे व्यक्तिमत्व वाला, कि जो लोगों को कुछ दिखा रहा था और अंदर से कुछ था। और मैंने भी हिप्नोटाइज होकर ये भी मान लिया था कि हाँ हाँ, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, मेरे अंदर तो कोई बुराई ही नहीं है। हाँ, मैंने दारू पिया, लेकिन यार मैंने अपना नुकसान किया, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया। मैं बिल्कुल गलत आदमी नहीं हूँ। हाँ, दारू पिया हूँ मैंने, थोड़ी बहुत बर्बादी हुई है, लेकिन सही में दोस्तों ये सारे भ्रम मेरे टूटे। सारा ब्लेमिंग नेचर जो था मेरा, दोषारोपण करने वाला, वो बिल्कुल खत्म हो गया, एक साइड हो गया। कि जब मैंने अपने आप के दर्शन कर लिए अपनी छानबीन के बाद में, कि मैं कितना किस तरीके का आदमी हूँ, कैसे कैसे प्रकार के कर्मकांड कर कर मैं आया हूँ, मेरी सोच कैसी है, मेरी मानसिकता कैसी है। और इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरी नेचुरल इंस्टिक्ट्स थी, नैसर्गिक प्रवृत्तियां थी, जिनको कहीं तो भी मैंने गलत दिशा में लेकर गया। 12 कदम 12 परंपराओं की जो हमारी पुस्तक है, उसमें चौथे कदम पे डिटेल्ड लिखा गया है, काफी लंबा लिखा गया है, सारी चीजों पे शेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत साफ तरीके से लिखा गया है दोस्तों कि ये नैसर्गिक प्रवृत्तियां ईश्वर ने, प्रकृति ने हम सबको दी है। असली प्रॉब्लम था कि इन नैसर्गिक प्रवृत्तियों को हमने कहीं तो भी गलत दिशा में इनका उपयोग किया। और ये जो हमारा असली प्रॉब्लम यही है कि हम लोग अपनी जो नैसर्गिक प्रवृत्तियां थी, जो गॉड गिवन इंस्टिक्ट थी, उनका कहीं तो भी हमने दुरुपयोग किया था, जिसकी ही वजह से हम परेशानियों में गिरे। तो आज मैं एक अल्कोहलिक हूँ, ए का मेंबर हूँ, मेरे लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है कि मैं आज सोबर रहना चाहता हूँ और इस सोबरिटी के साथ साथ जीने का आनंद भी पाना चाहता हूँ। और ये दोनों चीजें मुझे तभी मिल सकती है कि जब मैं शराब से दूर होने के बाद में उन चीजों पे काम करूं जो मेरी जिंदगी में जहर घोल सकती है। मेरे नकारात्मक विचार ही मेरे असली दुश्मन है। बिग बुक चैप्टर 5 में जैसे कि साफ लिखा है दोस्तों कि सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटर्डनेस रूट कॉज ऑफ आवर ट्रबल। हमारी यानी बर्बादी की जो जड़ है वो हमारा स्वार्थीपन है और हमारी आत्म केंद्रितता है। तो जब मैं खुद के ही बारे में सोचता हूँ, अपने ही सुख चैन सुकून के बारे में सोचता हूँ, अपने ही इर्द गिर्द घूमते रहता हूँ, मैं, तो फिर उसमें मैं कभी भी दूसरों की केयर नहीं कर पाता हूँ। और जब दूसरों की केयर नहीं कर पाता, सिर्फ मैं अपने ही लिए सोचता हूँ, अपने लिए ही जीता हूँ, यही सारी चीजें दोस्तों परेशानियों को पैदा करती है। क्योंकि फिर मैं अपने फायदे के लिए, चाहे लोगों का नुकसान हो जाए, चाहे लोगों को और किसी प्रॉब्लम में वो फंस जाए, उसकी मुझे चिंता नहीं रहती। सेक्स के मामलों में भी हम देखते हैं कि हमारा स्वार्थीपन ही जो सबसे ज्यादा हमको गलत चीजों की तरफ लेके जाता है। तो बहुत सुंदर रास्ता चौथे कदम के हाउ इट वर्क्स में ही दिया है गया चैप्टर 5 में, कि ये अगर आपकी समस्या है और बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रही है, तो उससे निकलने का रास्ता भी है कि आप दूसरों की मदद करने के काम में अपने आप को डालो, हेल्पिंग अदर्स। अब ये हेल्पिंग अदर्स का मतलब यही नहीं कि अल्कोहलिक को ही हेल्प करो, चाहे वो ए के मेंबर हो, चाहे ए के बाहर के लोग हो। हमारा एटीट्यूड लोगों से एक एक दोस्त की तरह होना चाहिए, एक मित्र की तरह होना चाहिए, ना कि हम सिर्फ उनसे, उनके संबंधों से फायदा लेने वाले लोग हो। तो चाहे मेरा घर परिवार हो, चाहे मेरा काम धंधा हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे ए की फेलोशिप हो, यदि मेरा जो नेचर है वो कोऑपरेटिव होता है, मैं अगर लोगों का सहयोगी बनकर अगर जीने की कोशिश करता हूँ, तो कहीं तो भी दोस्तों मैं अपने चरित्र के दोषों पे, अपनी स्वभाव की कमजोरियों को कहीं तो भी सीमित करके रख पाता हूँ। सेक्स के मामलों में भी यही चीज मेरे सामने में आती है कि कभी अगर बहुत ज्यादा मेरे मन में वैसे विचार आते हैं, तो मैं अपने आप को उन चीजों में ज्यादा डालने की बजाय कैसे मैं लोगों का उपयोगी हो सकता हूँ, कैसे लोगों के मैं काम आ सकता हूँ, अगर इन चीजों के बारे में अगर मैं सोचता हूँ, तो और बहुत सारी तकलीफों से मैं बच सकता हूँ। तो ये एक इन्वेंट्री जब हम लेते हैं अपनी, तभी दोस्तों हमको, हम कहाँ कमजोर है, कहाँ हमको काम करना है, ये सारी चीजें समझ में आती है। और दोस्तों सही में ये सारी चीजें कागज पर उतारने के बाद में एक तीसरी लिस्ट, एक चौथी लिस्ट भी अपने आप बन गई
कि कैसे कैसे मैंने लोगों को नुकसान पहुंचाया, उनकी हानि की, किसी की आर्थिक हानि की, किसी के दिलों को दिखाया दुखाया, किसी के मन को चोट पहुंचाया। और आज उन सब से हमको फिर से संबंध सुधारने हैं, फिर से अपने अमेंड्स करने हैं। किसी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, किसी को माफ़ भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ तो ये कहती है कि सबसे पहले माफ़ करना भी आना चाहिए। अगर मैं ही लोगों को माफ़ नहीं कर सकता तो फिर लोग मुझे कैसे माफ़ करेंगे। तो इस बात को समझने के लिए सबसे शुरुआत मुझे करनी पड़ती है, लोगों की गलतियों के लिए उनको माफ़ करने की। वो भी मेरे जैसे ही आध्यात्मिक रूप से बीमार है। और यदि मैं उनको माफ़ करने की हिम्मत जुटा पाता हूँ, तो मैं समझ पाता हूँ कि माफ़ करना ये कितनी बड़ी बात हो सकती है। अगर कुछ लोग मुझे माफ़ नहीं कर रहे हैं, तो जैसे मैं सीधे तौर पे किसी को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनकी भी वो मजबूरियाँ रही होगी, जैसे मैंने उनको बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई होंगी, तभी तो वो मुझे माफ़ नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीज़ें कहीं तो भी दोस्तों अनुभव की है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस की है। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम साफ साफ कहता है दोस्तों कि ये जब हम करेंगे तभी ये अनुभव हमको आएंगे, बगैर किए ये अनुभव हम नहीं ले सकते। और मैं खुशनसीब हूँ दोस्तों, अच्छा स्पॉन्सर मुझे मिला, एक के प्रोग्राम को मैं अच्छे से समझ पाया, उन पर चलने की मैंने कोशिश की, और जिसका नतीजा मिला दोस्तों कि मैं अपने आप को समझ पाया। अपने आप को समझने की वजह से, अपनी कमजोरियों को जानने की वजह से भविष्य में होने वाली बहुत सारी गलतियों से आज मैं बच पाया, और अपनी सोबराइटी को भी मैंने कायम रखा है, और एक अच्छी हैप्पी लाइफ अपने परिवार के साथ में आज मैं बिता रहा हूँ। जो भी मेरे अनुभव थे मैंने रखा, आप लोगों ने सुन लिया, धन्यवाद, थैंक यू।